नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं सवाल जवाब से। पहला सवाल इंतज़ार हुसैन साहब का है और वो EKI एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में पूछते हैं। देखिए इंतज़ार हुसैन जी, बड़ी अच्छी कंपनी है ये। अच्छी कंपनी का मेरा मतलब फंडामेंटल वैल्यूएशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब बिज़नेस मॉडल से है कि ये जो है इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप समझिए क्या है। तो पहले जानते हैं करती क्या है। देखिए ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कंपनी है और क्लाइमेट चेंज जो है ना वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़बरदस्त उभरती हुई थीम है। तो आप ये समझ लीजिए इसकी जो थीम है शेयर की, मैं शेयर के देखिए खरीदने फरोख्त बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता रहा हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज की थीम है वो वर्ल्ड वाइड बड़ी पॉपुलर है और आने वाले समय में ये और पॉपुलर होगी। तो ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी जो है ये कार्बन क्रेडिट एडवाइजरी में है और कार्बन क्रेडिट को ये लेके आगे बेचती है। अब आप कहेंगे ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है? बस ये जो चीज़ है ना, यही अपने को समझने का इस कंपनी में इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो देखिए क्या है कि जितनी भी विश्व की सरकारें हैं वो इस बात के लिए चिंतित हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और जो ग्लेशियर्स पे जो बर्फ़ है ना वो पिघल रही है और कई तरह के जो जितना तापमान धरती पे होना नहीं चाहिए ना उससे ज़्यादा तापमान हो रहा है। उससे हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है इस पे फ़र्क पड़ रहा है, यानी हमारा जो पर्यावरण है ना उस पे फ़र्क पड़ रहा है और ये मानव के सर्वाइवल के लिए ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। तो ये क्यों होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ऐसा समझ लें कि एक गैस होती है, कई गैसेस हैं वैसे, तो आप ये समझ लें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बड़ा सिंपल मैं रख रहा हूँ ताकि हर आदमी इस बात को समझ सके। तो मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है। आप पॉल्यूशन जो जैसे फैक्ट्री है, कल कारखाने हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, तो ये सारे पॉल्यूशन करते हैं। तो सारी सरकारों ने, जितने विश्व की सरकारों ने ये तय किया कि भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो लेवल है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम किया जाए। तो उन्होंने एक मैकेनिज्म अपनाया कि भाई ऐसा नहीं है कि कल कारखाने नहीं लगे, तो उन्होंने कहा भाई नेट हम है ना, मतलब पॉल्यूशन भी हो जाए और कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हुई ना वो एब्जॉर्ब भी हो जाए। तो ऐसा मैकेनिज्म कोई बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कार्बन क्रेडिट का सिस्टम किया। अब ये कार्बन क्रेडिट का सिस्टम क्या है? इसमें जैसे मान लीजिए एक स्टील प्लांट है, उसने प्लांट लगाया और उसके प्रोसेस के कारण पॉल्यूशन हुआ और मान लीजिए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित हुई। मतलब उसने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड ने वातावरण को पॉल्यूट किया। अब ये तो हो गया पॉल्यूशन करने वाला। अब मान लीजिए एक कोई किसान है, उसने क्या किया, पेड़ लगा दिए और वो पेड़ लगाने के कारण क्या हुआ कि वो जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो पेड़ों ने अवशोषित कर ली और ऑक्सीजन रिलीज करती। जैसे आप जानते हैं कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो दोनों का जो इफेक्ट है ना वो नेट ज़ीरो हो गया। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है पर्यावरण में वो ज़ीरो हो गई, नेट ज़ीरो हो गई। ठीक है। अब इसका क्या है कि भाई ये क्या मैकेनिज्म क्या है कार्बन क्रेडिट का, कि इसके पास, यानी ये जो स्टील प्लांट वाला है वो किसान के पास जाएगा, वो ये कहेगा भाई तूने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से 1 टन एब्जॉर्ब किए, तेरे पास 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन क्रेडिट है, तो ऐसे कर, ये तू मुझे दे दे और इसके बदले में मुझे पैसे ले ले। तो इसका जो प्रयास है वातावरण को शुद्ध करने में किसान का, किसान को तो मिल गए पैसे और इस व्यक्ति ने जो पॉल्यूशन किया उसके लिए पेमेंट कर दिया, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो किसान को इस बात का लाभ है कि वो बार बार पेड़ उगाए, ज़्यादा पेड़ लगाए ताकि ज़्यादा उसके पास पैसा आए, क्योंकि वो उसको कार्बन क्रेडिट जो है वो उसने जो कार्बन क्रेडिट जनरेट किया उसको बेच सके। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है कार्बन क्रेडिट का मैकेनिज्म ये है। अब ये कंपनी क्या करती है, EKI एनर्जी सॉल्यूशंस। अब ये जो है ना, ये किसी कंपनी को एक तो ये एडवाइस करती है कि भाई आप किस तरह से कार्बन, जैसे मान लीजिए किसान है उसके पास बड़ा खेत है तो उसको एडवाइस ये करेगी कि भाई आप किस तरीके से ज़्यादा पेड़ लगा के सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सके ताकि आपको कार्बन क्रेडिट ज़्यादा मिलें।
ठीक है। और इधर क्या है कि ये जो व्यक्ति है स्टील प्लांट वाले को, उसको ये कहें कि भाई सबसे कम आपके कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आप उत्सर्जित करो, सबसे कम कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालो अपने प्लांट से, ताकि क्या है आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़े कार्बन क्रेडिट परचेज करने में। तो अब क्या है, ये जो कंपनी है इस तरह एडवाइस भी करती है। अब हुआ क्या कि बिजनेस मॉडल बड़ा अच्छा है कि साहब एडवाइस करना और ये सब, तो इन्होंने क्या किया कि 2-3 साल पहले कार्बन क्रेडिट का बड़ा पॉपुलर मार्केट था और कार्बन क्रेडिट की रेट्स बहुत ज़्यादा थी। जैसे आम शेयर की रेट होती है वैसे कार्बन क्रेडिट की रेट होती, तो वो रेट्स बहुत ज़्यादा थी। अब 21, 22, 23 में क्या हुआ कि इन कार्बन क्रेडिट के मार्केट में अचानक स्लम्प आ गया और लोग बाग कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट वो कार्बन क्रेडिट्स को या वो उन शेयर्स को लेने और बेचने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे। तो मार्केट क्या है, रेटें, जब आप कोई किसी भी शेयर को लेने बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होते तो शेयर के दाम ऑफ कोर्स नीचे चले जाते हैं। और ये इस कारण भी हुआ कि वर्ल्ड वाइड स्पेशली जो ट्रम्प साहब है ना, इन्होंने 2-3 साल पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि भाई ये क्या बात हुई कि अमेरिका कोई लायबल नहीं है कि साहब कोई सारी पॉल्यूशन हमका ठेका हमने नहीं ले रखा कि हम कम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये सोलर वोलर तो लगाओ आप जो लगाना है, लेकिन जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी जो ऑयल जो क्रूड ऑयल वाली कंपनी, उनको भी इन्होंने बढ़ावा दिया, उनके समर्थन में इन्होंने बात की। तो उस टाइम से इनका तो कार्बन क्रेडिट का जो भाव है ना वो नीचे चलता गया। इस कंपनी ने बाकी सब सही किया, जो सबसे बड़ी गलती की उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सोचा कि भाई शेयर ले लेता हूँ, वो कार्बन क्रेडिट वाला शेयर मैं ले लूँ। और मैं क्या है कि चूंकि उस टाइम मार्केट बढ़िया था तो उन्होंने कहा मैं यार इसको थोड़ी दिन होल्ड कर लेता हूँ, होल्ड करने के बाद जो तेजी भाव आएगा ना तो मैं बेच दूंगा। और हुआ क्या, वो मार्केट स्लम्प हो गया तो इनके पास ही रह गए वो कार्बन क्रेडिट। तो इनके पास वो सर्टिफिकेट्स रह गए और अब उनको लेने, उनके भाव कम हो गए। तो जिस भाव में इन्होंने लिए थे उससे जब भाव कम हो गए तो इनको लॉस होने लग गया। तो ये जो कंपनी है ना वो एक तो माइक्रो कैप है, तो माइक्रो कैप जो है वो 265 करोड़ का इनका टोटल माइक्रो मार्केट कैप है। लॉस मेकिंग है, ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे हैं इनको, ठीक है, मतलब अपने सेल्स से खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे। हाँ, एक अच्छी बात है कि इनके ऊपर कोई डेट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग जो है दिसंबर 2024 में 73.4 से घट के 70.87 रह गई है, यानी 3.5% के आसपास कभी के लगभग प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। और रिटेल की एज़ यूजुअल जो है वो बढ़ी है। तो इंतज़ार हुसैन साहब, अब इसका नंबर कब आएगा कब नहीं आएगा कहना बड़ा मुश्किल है। कंसेप्ट बहुत अच्छा है और कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। और आपने, मुझे ऐसा लगता है, ये जब जो माइक्रो मिड और ये इस तरह के हाइप जब आई तो एक बड़े नामी इन्वेस्टर हैं जो रिटेल में बड़े पॉपुलर हैं, उन्होंने ख़रीदा था। तो साहब वो तो अप्रैल मई में वो 2023 में निकल गए, वो आप और हम जैसे रह गए उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी बहुत छोटी कंपनी है और कंसेप्ट केवल अच्छा है इस कंपनी में, बाकी रिस्क तो काफ़ी है इसमें। जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे कब कार्बन क्रेडिट का मार्केट उभरेगा। सुभाष पाटिल जी, अनुभव अग्रहारी जी और SK सेल्स, ये तीनों जो हमारे दर्शक हैं वो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया IGIL के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, एक तो असेट लाइट कंपनी है। क्या करती ये है कि ये जैसे डायमंड्स हैं, है ना, तो वो लैब ग्रोन हो सकते हैं या नेचुरल हो सकते हैं, तो जो दोनों का सर्टिफिकेशन देती है। पहले मैं एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, फिर मैं बताऊँगा ये सब चीज़ें ये करती क्यों हैं। और कलर्ड स्टोन है, जैसे अपने वो जो होते हैं ना, रूबी है और आपका एमराल्ड है, इस तरह के जो जितने जो जवाहरात जिसको बोलते हैं, जैसे हीरे में तो डायमंड और जवाहरात में बाकी जो स्टोन्स जो होते हैं उनकी सर्टिफिकेशन करती है। फिर फिनिश ज्वेलरी का सर्टिफिकेशन करती है। तो बेसिकली सर्टिफिकेशन के बिजनेस में और कुछ ट्रेनिंग भी करवाती है इससे संबंधित कि भाई आप कैसे पहचानो कि कौन सा डायमंड सही है या कौन सा कलर्ड स्टोन सही है, कौन सी ज्वेलरी सही है, फेक कैसे होती है। अब ये सर्टिफिकेशन कराता कौन है? देखिए, जो बड़ा आदमी होता है ना, तो वो क्या करता है, जो हीरे जवाहरात लेगा, बड़ी कीमत का लेगा, तो उसको क्या होता है कि उसको या तो रखने के लिए लेगा या बेचने के लिए लेगा। तो जब बेचने जाएगा तो सामने वाले को कैसे सेटिस्फाई करे कि ये जो है मैं दे रहा हूँ ना ये सही है। तो ये जो इनका सर्टिफिकेशन जो होता है ना, ये IGIL का सर्टिफिकेशन वो साथ में लगा के साथ में लेके जाता है कि देखो ये सर्टिफिकेशन है इसका। तो ऑथेंटिसिटी होती है कि भाई ये जो है ये कंपनी या ये जो माल है ना ये सही है। फिर आपको मान लीजिए वो चोरी चकारी नहीं हो जाए, तो जो जिसके पास वो है, मान लो डायमंड है, तो वो इंश्योरेंस कराने जाएगा। अब इंश्योरेंस वाले को कैसे पता कि ये इंश्योरेंस कितने का करा रहा है?
भाई आप कहते हो इसकी हीरे की कीमत मान लीजिए 10 करोड़ है और वो है ही नकली, वो तो 1 करोड़ का हीरा भी नहीं है। तो इंश्योरेंस वाले ने मान लो वो चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस वाले अगर ढंग से काम नहीं किया है, उसने ढंग से ड्यू डिलीजेंस नहीं किया, तो उसको 10 करोड़ का देने पड़ जाएंगे ना। तो इसलिए क्या है, वो सर्टिफिकेशन जो होता है ना वो कई जगह काम करता है। तो कई इस तरह के बाइंग जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना उनमें एक्चुअली ये सर्टिफिकेशन काम करता है, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, चाहे बाइंग सेलिंग का तो ये काम करते हैं और फिर ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। अब चीज़ देखिए, धंधा तो बढ़िया है, करना क्या है, सर्टिफिकेट ही तो देना है। टेस्टिंग की मशीनें हैं, मशीनों से टेस्टिंग कर ली और सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। तो कि भाई ये इस तरीके का है, और जिसके पास जो मालदार आदमी होता है तो वो तो सर्टिफिकेशन कराएगा भी और अच्छे पैसे भी दे देगा। ये तो नहीं कि छोटे रिटेलर की तरह झिकझिक करेगा। धंधा अच्छा है, ठीक है। और 12,900 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE 32 का है, 32% का ROE, PE 30 है, और प्रमोटर की होल्डिंग जो है 76.55% है, ठीक है। सब सही है, लेकिन ये क्या है, ये 76.55 है ना, सारी प्लेज्ड है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि इसका अभी IPO आया था, तो ये जो IPO है ना, अभी इसके सिर्फ दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट ही अवेलेबल है। तो हमेशा क्या होता है कि अभी वो 6 महीने का लॉक इन खुलेगा, अभी महीने भर का लॉक इन खुलेगा, अभी साल भर का लॉक इन खुलेगा। जिसने IPO में लिए हुए होते हैं वो ठोकने में लगा रहता है शेयर को। तो ऐसी सब चीज़ों के कारण क्या है, इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिजनेस मॉडल वाइज अच्छा कंपनी है, लेकिन जो 2-3 इश्यूज ये जो है ना, अपने को तो ऐसे भाव पे खरीदना होता है जिस पे अपने को आगे प्रॉफिट की गुंजाइश दिखे। तो 1 साल कम से कम या 1-1.5 साल के 3-4 रिजल्ट जब तक नहीं आ जाए ना, तब तक आप इसकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और तब उसके असली रंग समझ में आता है कि भाई ये आखिर कर क्या रहे हैं। क्योंकि वो जब आपने IPO लाए थे ना, जब तो सारा हरा हरा दिखाते हो आप, तो इसलिए ये जो चीज़ है अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। बाकी वैसे असेट लाइट मॉडल है, मतलब कोई खास काम करना नहीं है, लिखना है बस, सर्टिफिकेट देना है एक। फिर रामदयाल केवट जी गोदरेज एग्रोवेट के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, रामदयाल जी गोदरेज एग्रोवेट जो है ना, वो एक डाइवर्सिफाइड कंपनी, डाइवर्सिफाइड का मतलब अलग अलग बिजनेस में, रिलेटेड बिजनेसेस में है। और इन्होंने जो शुरू में काम किया था ना, शुरू में जिन्होंने कंपनी को लॉन्च किया था, वो तो उन्होंने पोल्ट्री फीड और कैटल फीड जो होता है ना, पशु आहार जिसको बोलते हैं, जानवरों के खाने का जो फीड होता है वो तो ये बेसिकली है पशु आहार के धंधे में थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, वो पशु आहार में कंपटीशन होने के कारण धीरे धीरे इन्होंने और भी सारे बिजनेसेस में इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। क्या क्या बिजनेस मैं बताता हूँ। तो पहले तो बात ये है कि इनका जो मेन बिजनेस है एनिमल फीड का है। तो एनिमल फीड में किस किस के लिए करते हैं, कैटल के लिए फीड बनाते हैं, लेयर के लिए बनाते हैं। लेयर वो होती है, वो मुर्गी समझ लें आप, जो अंडे देने के लिए बनाई जाती है। उस ब्रॉयलर होता है, वो जो ब्रॉयलर होता है उसकी फीड वो उसका मांस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो वो फिर श्रिम्प है, झींगा जिसको बोलते हैं, और फिश है, इन सब के लिए आहार बनाता है, खाना, उनकी फीड जो है ना वो बनाते हैं। इसके अलावा ये डेयरी प्रोडक्ट्स में भी है, पाम ऑयल भी बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल जिसको बोलते हैं। फिर ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस भी देते हैं, तो ये इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, वो क्रॉप के लिए मेरे को कीड़ा वीड़ा लगे उसके लिए केमिकल की बात है। और पोल्ट्री एंड प्रोसेस फूड बनाते हैं, डिब्बा बंद वो जो है ना, ये डिब्बा बंद खाने भी बनाते हैं। तो वेज और नॉन वेज दोनों के डिब्बे इनके आते हैं। और इनमें से जो मेजर इनका वो रेवेन्यू आता है, जो मेजर से वो है 48% के आसपास तो इनका एनिमल फीड से है, 16% डेयरी प्रोडक्ट्स और पाम ऑयल से, और 11% क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन से हैं, और बाकी 9% ये प्रोसेस फूड से। अब इसमें क्या अच्छी बात है कि ये प्रोमोटर जो है ना गोदरेज ग्रुप का है, और गोदरेज ग्रुप जो है ना बड़ा कंजर्वेटिव ग्रुप माना जाता है। मतलब अपने बिजनेस को उनको चलाना आता है। आप कोई गोदरेज का कोई भी धंधा देख लो, कोई भी धंधा उल्टे सीधे काम नहीं करते और बड़ी स्टेबिलिटी से चलाते हैं। तो ये तो इनकी खास बात हुई। और इसका मार्केट कैप जो है वो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE 15% का है, डेट टू इक्विटी 0.8 है, ठीक है। 100 रुपये पे 80 रुपये इनके पास कर्जा है, और PE 36 का है। तो बस एक ये जो PE जो है ना, ये 36 का PE ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और ROE 15% के लिए PE 36 थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना गोदरेज ग्रुप के नाम से इनको ये PE मिल रहा है,
बाकी जितने भी इनके बिजनेसेस हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए, चाहे आप कैटल फीड ले लीजिए, सॉरी एनिमल फीड ले लीजिए, चाहे वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, या ये आपका क्रॉप प्रोटेक्शन जो इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड जो है वो आप ले लीजिए। कंपटीशन बहुत है, लेकिन इन्होंने सब में डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो स्टेबल सी कंपनी है, ठीक है, तेज़ी में लेने लायक नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस हैं और सब बिजनेस में आपकी एनर्जी जाती है, ठीक है, कोई एक जगह आपका फोकस नहीं है। रूरल इकोनॉमी में है ये, और रूरल इकोनॉमी में गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस होता है। तो बहुत मल्टी बैगर तो मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई ये मल्टी बैगर होने वाला है, लेकिन अगर लोअर लेवल पे आपने लिया है तो कोई मुझे समझ में कोई ऐसी दिक्कत मुझे लगती नहीं है कि ये कोई आपको नुकसान दे के जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो अभी दिसंबर क्वार्टर में कम हो गई है, पब्लिक की होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो ये सारा एनालिसिस है गोदरेज एग्रोवेट का। रामदयाल जी, ख़रीदने बेचने की कोई राय नहीं है। फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जी जो है ना, वो क्रेडो ब्रांड्स के बारे में पूछते हैं। देखो क्रेडो ब्रांड या मुफ्ती जो है ना, मुफ्ती की जीन्स आती है, बड़ी पॉपुलर जीन्स है। तो इनका IPO दिसंबर 2023 में आया था, और फैशन गारमेंट्स में लाइफस्टाइल कैटेगरी में है। तो फैशन लाइफस्टाइल कैटेगरी का मतलब ये कि जो आजकल के जो युवा जिस तरह के कपड़े पसंद करते हैं ना, कोई पार्टी वियर नहीं है और कोई फॉर्मल वियर नहीं है, उसके अलावा जो रेगुलर वो जो अपने बाज़ार में कभी जाना है, इधर उधर घूमने जाना है, तो उस तरह के जो कपड़े आजकल के युवा पहनते हैं ना, एक्चुअली उस कैटेगरी में। तो जीन्स, टी शर्ट्स और ट्राउजर्स बनाते हैं। तो एक दो तीन चीज़ें आप समझ लीजिए, फैशन कैटेगरी में, फैशन और लाइफस्टाइल में। दूसरा, ये जीन्स, टी शर्ट्स और ट्राउजर्स बनाते हैं और मेल के लिए कपड़े बनाते हैं। ये पॉइंट आप एक बार ध्यान रखें। दूसरा, इन्होंने क्या किया, इनका ये कोशिश ये करते हैं कि असेट लाइट मॉडल रखें। तो असेट लाइट मॉडल का क्या मतलब कि ये जो है ना, आपने हमारा हिंदुस्तान फूड वाला अगर वीडियो मतलब क्वेश्चन आंसर जब हमने किया था, तो हिंदुस्तान फूड करके कंपनी थी जो हमारे दर्शक ने पूछी थी, तो उसके बारे में हमने बताया। तो वो क्या करते हैं कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, हिंदुस्तान फूड्स। तो बड़ी कंपनियां क्या है, वो सिर्फ मार्केटिंग में और अपनी ब्रांडिंग में जो है ना, वो अपनी एनर्जी लगाना चाहती है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो अपने हिसाब से अपनी क्वालिटी कंट्रोल करके किसी दूसरे से बनवा लेती है। तो ये कंसेप्ट जो है, FMCG का जो कंसेप्ट है ना, ये मुफ्ती ने गारमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया है। तो ये क्या करते हैं, कोई रेपुटेड जो इनके बनाने वाले हैं या और दूसरे जो कारीगर हैं, उनके पास उनसे ये माल बनवाते हैं और ये बता देते हैं भाई इस तरह का फैब्रिक है और आपको इस तरह की डिज़ाइन जो है ना, ये बना के आपको मुझे देनी है। तो ये सिर्फ जो है ना, वो मतलब इनका जो कंट्रोल है ना, वो प्रोडक्शन के ऊपर भी है, लेकिन प्रोडक्शन खुद नहीं कर रहे, और इनकी जो एनर्जी जितनी ज़्यादा लग रही है ना, वो ब्रांडिंग में और मार्केटिंग में। तो अच्छा कंसेप्ट है। फिर किस तरह कपड़े बनाते हैं, प्रीमियम कपड़े बनाते हैं और मिड प्रीमियम बनाते हैं। मतलब प्रीमियम का मतलब हाई प्राइस वाले, ठीक है। अब प्रीमियम और मिड प्रीमियम में क्या फ़ायदा होता है कि देखिए, प्रीमियम और मिड प्रीमियम में ये फ़ायदा होता है कि जो आपके ग्राहक होते हैं ना, अगर उनको कपड़ा पसंद आ जाए और ख़रीद लेते हैं वो, तो मार्जिन बहुत अच्छा है। तो पहले पसंद आना। तो एक इशू तो इसमें ये है कि आप जैसे जैसे फैशन चेंज होता है, तो आपको एक तो फैशन का ध्यान रखना होता है, और जैसे जैसे फैशन चेंज होता है उस हिसाब से आपकी इन्वेंट्री जो आपने ऑलरेडी कपड़े बना लिए ना, फिर उनका क्या होगा अगर वो आपके बिके नहीं तो एक ये बड़ा इशू होता है इसमें। और सीजनल धंधा है कि भाई जैसे त्यौहार टाइप चीज़ें आई तो वहाँ पर ज़्यादा बिकेगा, और नॉर्मल टाइम पे ठीक ठाक सेल होती है। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी सेल की उम्मीद, मतलब एकदम बम्पर सेल हो जाए ऐसा नहीं होता। त्योहारों पर ही इस तरह की चीज़ होती है। अब इनके दिसंबर 2024 में 1861, ठीक है, 1861 इतने टोटल आउटलेट्स से, मतलब रीच भी इनकी अच्छी है। तो ख़ास बात क्या है, देखिए ये जो बिज़नेस जिन्होंने ये जो चला रहे हैं, इनका एक्चुअली करीब 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, तो मार्केट के नब्ज़ को अच्छे से पहचानते हैं। क्योंकि इसमें तो यही चाहिए कि आप अकॉर्डिंग टू द मार्केट, या जैसे हमारी युवाओं की पसंद है, या जो इस तरह के कपड़े पहनने वाले स्टूडेंट जो लोग हैं उनकी पसंद है, उस हिसाब से आप कपड़े बना दें, और इतने ही बनाएं जितने वो बिक जाए, क्योंकि फैशन जल्दी चेंज होता है। तो एक्सपीरियंस प्रमोटर है। फिर क्या है, जो इशू है ना, वो ये है कि इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, यानी आपने माल, जब तक आप माल में पैसा लगाया, माल खरीदा, और उसके बाद से वो बुकने के बाद आपके पास वापस पैसा आएगा ना, वो 281 डेज़ का है।
281 दिन लग जाते हैं आपके 1 रुपये की चीज़ खरीद के उसको तैयार करके बेच के आपके पास उससे वापस पैसा है 281 दिन। जैसे हमने जो पहले भी एक वीडियो में हमने जीनस पावर वाले में बताया था कि अगर आपका कैश कन्वर्जन साइकिल ज़्यादा होता है ना, तो वो बिज़नेस जो है ना उसमें फिर आपको कर्जा लेना पड़ता है वर्किंग कैपिटल के लिए, लेना ही पड़ेगा आपको। आपकी इन्वेंट्री फंसी हुई है ना, आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप अगर देखें तो इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना वो हर 100 रुपये 65 रुपये का कर्जा है। फिर एक स्मॉल कैप कंपनी 850 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई ठीक है 19% की है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो करीब करीब 55% है जो डाउन हो रही है। एफआईआई की आधी % है, एफआईआई की भी होल्डिंग कम हो रही है। डीआईआई की होल्डिंग कम हो रही है, करीब करीब 6% रह गई है। और पब्लिक की होल्डिंग एज यूजुअल जैसे इन सब तीनों की कम होगी तो पब्लिक की तो बढ़ेगी। तो ठीक है कंपनी, लेकिन इश्यूज़ जो हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आजकल आप देख ही रहे हैं हाल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जी की बाज़ार का क्या हाल है, तो उसमें इसकी कितनी पिटाई होगी कितनी नहीं पिटाई होगी देखने वाली बात है। फिर अरुण काला जी जो हैं वो यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में पूछते हैं। देखिए यथार्थ हॉस्पिटल जो है ना वो एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसको कहते हैं ना स्पेशलाइज, जिसमें जैसे हमने उसकी बात की थी जीपीटी हेल्थ केयर वाले हॉस्पिटल की अभी थोड़े दिनों पहले। तो उसमें इनके हॉस्पिटल कहाँ है, ये बेसिकली नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, नोएडा एक्सटेंशन में है, फरीदाबाद में है और झांसी में है। तो इनकी अभी जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 1600 बेड्स की कैपेसिटी है। और दिल्ली में और इनका फरीदाबाद में एक और हॉस्पिटल आ रहा है, तो उसके बाद इनकी जो कैपेसिटी है 1600 से बढ़कर 2300 हो जाएगी। जब अब मैंने जैसे वो जीपीटी हेल्थ केयर वाले वीडियो में बताया कि जो इनका जो मीट्रिक होता है ना हॉस्पिटल्स का, जो वैल्यूएशन करने का जो तरीका होता है ना, वो होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। तो इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है 30,614 रुपये, यानी 30,614, ये इनका करीब करीब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है। और इसके कंपैरिजन में जैसे सिमिलर सा हॉस्पिटल है ना वो जीपीटी हेल्थ केयर, वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में था, मतलब कैलकाटा साइड में था, उसका इनका 30,614 है और जीपीटी का 36,663 रुपये है। और एवरेज लेंथ ऑफ स्टे की एक मरीज़ कितने दिन ऑन एन एवरेज, इंडोर पेशेंट ऑन एन एवरेज कितने दिन हॉस्पिटल में बिताता है, तो 4.38 है यथार्थ हॉस्पिटल का, मतलब एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। और जीपीटी का जो था ना वो 3.54 डेज़ है, यानी करीब करीब एक दिन कम इस हॉस्पिटल में, मतलब जीपीटी वाले हॉस्पिटल में एक दिन कम है। अब आप ये देखिए जीपीटी हेल्थ केयर का जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे वो कम है, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा है, ऑन एन एवरेज रेवेन्यू पर डे का ज़्यादा है। और जो यथार्थ हॉस्पिटल है उसमें एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ज़्यादा होने के बावजूद भी इनका एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो है ना वो कम है। तो अब आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और फिर आप एक बार अरुण जी अगर आप चाहें तो वो जीपीटी वाला, मुझे लगता है आपने वैसे देख लिया, अगर नहीं देखा तो एक बार वो जीपीटी हेल्थ केयर वाले जिस क्वेश्चन का हमने जवाब दिया था वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके कंपैरिजन में बताऊं, दिल्ली का जो एक हॉस्पिटल है वो जो गुड़गांव या आसपास का मेदांता, उसका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो 61,307 है। तो एक मरीज से ज़्यादा एक बेड से, ऑक्यूपाइड बेड से ऑन एन एवरेज ज़्यादा पैसा आ रहा है इनके। तो अब ये सब क्यों है, तो दिल्ली में कॉम्पिटिटिव, दिल्ली और आसपास के एरिया में हालांकि पोटेंशियल बहुत अच्छा है लेकिन कंपटीशन भी उतना ही है। दूसरी बात, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3600 करोड़ का है, आरओई 22% का है, डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपये पे 10 रुपये इनका डेट है हर 100 रुपये की इक्विटी पे, और पी जो है ना वो 28 का है। और मार्च 2024 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। हॉस्पिटल के केस में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी ऑपरेशंस में आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आप उधार में काम कर रहे हो। तो ऐसा क्यों है, तो इनके बहुत सारे या अधिकतर क्लाइंट्स जो है ना वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट से इन्होंने टाई अप कर रखा है, तो इलाज करा के तो वो चले जाते हैं और गवर्नमेंट बाद में पैसा देती है। तो जब गवर्नमेंट जब देगी पैसा तो सिक्योर है, लेकिन बात ये है कि ये जो कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशंस नेगेटिव होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स के हिसाब से कोई बहुत अच्छी बात नहीं। दूसरी बात क्या है कि इनका जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन जैसे मैंने बताया वो नोएडा में ही है, तो इनको अगर एक्सपेंड करेंगे अगर ये, तो इनका जो रेवेन्यू है ना वो डाइवर्सिफाई होगा और कंपटीशन से ऐसी जगह जाएं जहां पे कंपटीशन कम हो। ठीक है।
तो ये सारी चीज़, अब इनका प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 61.44% है, FII के पास करीब करीब 10% है, DII के पास करीब करीब 11.5% है, और पब्लिक के पास 17-17% का है। तो ये हॉस्पिटल मतलब काला सर, वो आप मतलब कोई बेटर हॉस्पिटल भी इससे हो सकते हैं। बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझा दिया, और मैंने आपको बता दिया जैसे GPT और इसका कंपैरिजन में एक सिमिलर से हॉस्पिटल का मैंने कंपैरिजन आपको बता दिया। तो ये 2, 3, 4 हॉस्पिटल, 5 हॉस्पिटल आप एक बार कंपेयर करें और उसके बाद डिसाइड करें अगर आपको हॉस्पिटल सेक्टर में रहना है तो किस हॉस्पिटल में रहना है। ठीक है, अब ठीक है, ये गवर्नमेंट के जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ज़्यादातर केटर करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट की केटर करने में एक चीज़ तो ये है कि एक आपके पास पैसे की सिक्योरिटी रहती है। वैसे हॉस्पिटल में तो पैसे की हर जगह सिक्योरिटी रहती है। बस ये खास बात है, आपके पास अगर और कोई गवर्नमेंट को सर्वेंट्स को केटर करने वाला हॉस्पिटल अगर नहीं होता आपके आसपास में, तो आपका जो पेशेंट्स का इन्फ्लो है वो काफ़ी रेगुलर और स्टेबल होता है। फिर अजय तोमर जी पूछते हैं गरवारे हाईटेक फिल्म्स के बारे में। तो देखिए, अजय तोमर जी बड़ी अच्छे ग्रुप की कंपनी है ये, ठीक है, और गरवारे ग्रुप बड़ा पुराना माना हुआ ग्रुप है। तो आजकल तो खैर इतना पॉपुलर नहीं है। करते क्या हैं, तो ये ना पॉलिएस्टर फिल्म्स बनाते हैं। आप फिल्म्स बनाने के, वो गाड़ियों की, आपने कारों के शीशे के ऊपर कांच की फिल्म ली, वो ग्लास के ऊपर एक सन प्रोटेक्शन फिल्म्स नहीं लगाते हम लोग, काले शीशे चढ़ी हुई कार, वो वाली जिसको बोलते हैं, तो वो वाली फिल्म से बनाते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, ये पेंट प्रूफ, मतलब पेंट का प्रोटेक्शन करने वाली फिल्में भी बनाते हैं, पैकेजिंग की फिल्में बनाते हैं, और आपकी विंडो के लिए टिंटेड ग्लास के ऊपर फिल्म भी बनाते हैं। मतलब ग्लास का जो कलर है ना, वो चेंज अगर आपको करना हो, या ग्लास में से आपको, जैसे आप प्लेन ग्लास लगवा ली, उसके ऊपर आपने फिल्म चढ़ा दी, तो ग्लास का कलर चेंज हो जाए, उसका टिंट, मतलब उसका टिंट डिफरेंट दिखाई देने लगे, या कुछ एस्थेटिक्स के लिए, यानी कुछ फैशन के लिए, कुछ डिज़ाइन के लिए, कुछ आर्किटेक्चर के लिए, और कुछ सन से प्रोटेक्शन के लिए, सारी फिल्में ये बनाते हैं। और ये जो है, हाँ, इंसुलेशन के काम भी आती है। जैसे फिल्म बारीक इतनी पतली फिल्म्स बनाते हैं कि वो जो आपके तार जो होते हैं ना, मोटर की वाइंडिंग में जो तार होते हैं, तो उनके लिए भी ये फिल्म्स बनाते हैं। तो अब ये जो इनके जो अब ये बनती कैसे, PET से बनती हैं। तो PET एक चिप्स आती है, पॉलिएस्टर की चिप्स आती है। वो आलोक इंडस्ट्री में के जो वीडियो हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया था ये। तो PET की चिप्स से ये बनते हैं सारी फिल्म्स। और इनका जो एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक इनका प्लांट है, जहाँ पर ये फुली इंटीग्रेटेड है। मान ली चिप्स खरीदते हैं बाज़ार से और सीधा वहाँ से ये फिल्म बना के मतलब वहाँ से फिल्म बना देते हैं, कम्प्लीटली इंटीग्रेट, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये फिल्म बनाने के लिए। दूसरा, इनकी जो डिमांड है वो 20% की डिमांड लोकल कैटर करते हैं, मतलब डोमेस्टिक डिमांड को 20%, इनके रेवेन्यू जो है 20% इंडिया से आता है और 80% फॉरेन से आता है। तो बेसिकली बाहर के देशों में जो एक्सपोर्ट है इनका ये काफ़ी है। अब इनके पास 700 डीलर हैं और 3000 इनके आइटम्स हैं, मतलब 3000 तरह की फिल्म, आप ये समझ लें 3000 तरह की फिल्म से बनाते हैं। और ज़्यादातर इनका बिजनेस B2B है, यानी बिजनेसेस को ये बेचते हैं, ठीक है। दूसरी कंपनीज़ के लिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में या बड़ी कंपनीज़ को ये अपना माल बेचते हैं। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया B2B में जो मार्जिन होता है ना वो कम होता है, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट है ना कस्टमर को टच कर रहे हैं, तो B2C में आ रहे हैं। तो इन्होंने एक जैसे स्टूडियो करके इन्होंने एक कंसेप्ट लॉन्च किया है। वहाँ पे आप उनके एक शोरूम टाइप जगह है, वहाँ पे आप डिफरेंट तरह की फिल्म्स उसको डिस्प्ले करेंगे और वो उसको बताएंगे कि भाई देखो, अगर आपकी ये एप्लीकेशन है तो ये फिल्म आपके लिए उपयुक्त होगी। तो वो ज़्यादा मार्जिन वाला बिजनेस है, तो वहाँ पर भी आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो 9200 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE केवल 10% का ROE है, और डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, PE 30 का है। तो इंडस्ट्रियल फिल्म्स के लिए वैसे तो ये लीडर हैं इस तरह के बिजनेस में अजय जी, तो 30 का PE थोड़ा सा ज़्यादा है आजकल के माहौल को देखते हुए। 3 साल की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ करीब 18-19% का सेल्स ग्रोथ है, 18-19% की प्रॉफिट ग्रोथ है। 61% प्रोमोटर के पास है जो स्टेबल है, 3% FII के पास है, 4% DII के पास है, और 32% जो है ना वो रिटेल के पास है।
ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर वो ये बात है कि अगर आप मल्टीबैगर ढूंढ रहे हैं इसमें तो वो नहीं है। तो ऐसे जितने भी शेयर्स ये जो होते हैं ना, जो लीगेसी टाइप के शेयर्स होते हैं या पुरानी कंपनी होती हैं, इनको आपको क्या है कि मंदे में लेना है। वैसे तो हर शेयर मंदे में लेना है, लेकिन जनरली जब ज़्यादा मंदी आती है ना, तो ये लेसर पॉपुलर जो शेयर्स हैं ना, वो क्या ज़्यादा गिरते हैं। तो उस टाइम आपको उनको लेके बैठ जाना चाहिए और 3-4 साल तक तेज़ी का इंतज़ार करना चाहिए। वो फिर वहाँ से वो शेयर जो है ना अच्छा पैसा दे के जाता है। मुक्ति रंजन हरिचंद्रन जी ऑल डिजिटेक के लिए कंपनी के बारे में पूछते हैं। तो देखिए मुक्ति रंजन जी, ये बेसिकली यही असेट लाइट मॉडल है। कंपनी तो देखो, मैं सिर्फ बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। असेट लाइट है, कोई ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं। ऑफिस और कंप्यूटर, और करना क्या, आउटसोर्सिंग करते हैं। आउटसोर्सिंग क्या, वो मैं बताता हूँ आपको। ये पहली चीज़ तो ये क्वेस कॉर्प की एक जो लिस्टेड कंपनी है अपनी इंडिया में, वो HR सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो लोग एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंपनीज़ को। तो इसकी सब्सिडरी है। और ये जो ऑल डिजिटेक जो है ना, ये एक आउटसोर्सिंग का काम करता है। अब आउटसोर्स क्या, भाई आपकी कंपनी है और उसको भाई आपकी कंपनी है, किसी पर कोई प्रोडक्ट बना रही है, या जैसे मान लीजिए कोई बैंक है। अब बैंक का काम क्या है कि ब्रांचेस खोलना, वहाँ डिपॉजिट लाना, उसको इन्वेस्ट करना, लोन देना, ये सब है। अब वो कहता है यार कर्मचारी का कितनी तो लीव हो गई, और कितनी इसकी तनख्वाह बनी, और कितना इसका PF बना, PF जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ। अब मैं ये काम करता रहूँगा कि अलग से डिपार्टमेंट रखूँगा इसका? मेरा काम थोड़ी है ये वाला काम। तो भैया तू ऐसे कर दे, तू कर दे। तो इस तरह के जो HR से रिलेटेड काम है ना, वो ये करते हैं। फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, भाई तनख्वाह गई कि नहीं गई, कितनी तनख्वाह गई, कितनी तनख्वाह आनी है, ठीक है, किस वेंडर को पेमेंट गया कि नहीं गया। आप जैसे मान लीजिए बैंक है, तो वो भी तो आप ट्रांजैक्शन भी तो करते होगे ना, किसी से अदर देन बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी तो करोगे आप। कोई लैपटॉप मंगाया, कोई आपने 10 अपने कर्मचारियों को लैपटॉप बांटे, तो वो लैपटॉप अगर आपने परचेज किया तो वेंडर को भी तो देना पड़ेगा ना। तो वेंडर बिल ला के देगा, तो मैं ही प्रोसेसिंग करता रहूँ क्या, बैंक वाला ही? तो ये क्या आउटसोर्स कर देते हैं ये। तो ऑल डिजिटेक जो है ना, वो काफ़ी मल्टीनेशनल जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंपनीज़ हैं, उनके लिए आउटसोर्सिंग का काम करती है। तो असेट लाइट मॉडल है। जब तक इनका धंधा आता रहेगा, जब तक इनको कोई नुकसान होने का काम तो मुझे दिखता नहीं है इसमें कुछ। तो 1413 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 15 रुपये का इनका कर्ज है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग 20 है, ठीक है प्राइस टू अर्निंग। और ROE 26 है, ठीक है। 3 साल के प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ करीब करीब 20% है। प्रमोटर के पास 73% है, FII के पास कुछ है नहीं। 1.5% करीब करीब DIA के पास है, और 25% पब्लिक के पास है। तो ठीक ठाक सी कंपनी है। मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसी कंपनियों में अगर किसी ने लोअर लेवल पे ले रखा हो तो कोई नुकसान होने की बात है। टॉप पर ले लिया तो फिर तो टॉप बनाने के बाद तो शेयर नीचे ही आता है। तो ये रही आज की प्रस्तुति। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, आप मेरी बातों से इन्फ्लुएंस ना हो। किसी भी शेयर का जिक्र मैंने इस वीडियो में किया उसको ख़रीदने या बेचने की राय नहीं है। अगर आप मेरे से इन्फ्लुएंस होके आप शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं तो आपको शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है। कृपया इस बात का ध्यान रखें, अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करें। मैंने आपको एक फूड फॉर थॉट या इनिशियल आइडिया मैंने आपको दिया है बिजनेस मॉडल के बारे में। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ये काम करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।